नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि वह किसी बंकर में नहीं छिपे हैं और तब तक कीव में मौजूद रहेंगे जब तक देशभक्ति से भरे इस युद्ध को जीतने के लिए यह जरूरी नहीं होगा कि किसी तरह की कोई निर्णायक मोड़ जो है वो सामने आए। दुनिया की ज्यादातर बड़ी कंपनियां रूस से नाराज हो चुकी हैं और देश में अपने संचालन पर लगातार रोक लगा रही हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन पर हमले ने एशियाई शक्तियों के साथ रूस के संबंधों पर नए सिरे से चर्चा शुरू कर दी है। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने सोमवार को चेतावनी देते हुए कहा कि रूसी तेल आयात पर प्रतिबंध के विनाशकारी परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त पोषण और आकांक्षाओं अर्थव्यवस्था विषय पर बजट के बाद वेबिनार को संबोधित किया। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार 13वें दिन जंग जारी है। दोनों देश एक दूसरे के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, दोनों देश के नेता एक दूसरे पर जुबानी हमले भी कर रहे हैं। इन सब के बीच रूस ने दावा किया है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की कीव छोड़कर बंकर में छिप गए हैं, लेकिन अब इस दावा का खंडन करते हुए यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक वीडियो जारी कर दिया है और इस वीडियो में कहा गया है कि वह किसी बंकर में नहीं छिपे हैं और तब तक कीव में मौजूद रहेंगे जब तक देशभक्ति से भरे इस युद्ध को जीतने के लिए यह जरूरी होगा। जेलेंस्की ने कहा कि मैं मैदान छोड़ने वालों में से नहीं हूं। हम हमेशा से ही कहते रहे हैं कि सोमवार का दिन बहुत कठिन होता है। हमारे देश में जंग चल रही है, इसलिए हमारे लिए हर दिन अब सोमवार है। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ कीव के बरकोवा गली में मौजूद हूँ। मैं किसी से नहीं डरता हूँ। मैं अपने देशभक्ति से भरे युद्ध को जीतने तक यहाँ बना रहूंगा। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक और वीडियो जारी कर कहा कि भगवान माफ नहीं करेंगे, आज नहीं, कल नहीं, कभी नहीं, और क्षमा के बजाय निर्णय होगा। हमलावर का दुस्साहस पश्चिम के एक स्पष्ट संकेत है कि रूस के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंध पर्याप्त नहीं है। 13वें दिन के जंग के बीच यूक्रेन की ओर से बड़ा दावा किया गया है। यूक्रेनी सेना के खुफिया विभाग का कहना है कि खार्किव में उसने रूसी जनरल को मार गिराया है और इसकी पहचान मेजर जनरल विटैली गेरासिमोव के रूप में हुई है। अधिकारियों का कहना है कि इस मेजर जनरल ने रूस की ओर से क्रीमिया, चेनन और सीरिया की लड़ाई में भाग लिया था। रूस और यूक्रेन के बीच जंग तेज हो गई है। सोमवार को दोनों देशों के बीच युद्ध का 12वां दिन था और इस बीच अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है, जबकि यूक्रेन के शहर तक तबाह हो चुके हैं। जहां एक और यूक्रेन का रूसी हमलों से बुरा हाल है, तो वहीं रूस की हालात भी ठीक नहीं है। दुनिया की ज्यादातर बड़ी कंपनियां रूस से नाराज हो चुकी हैं और देश में अपने संचालन पर पूरी तरह से रोक लगा रही हैं। इसमें एप्पल, गूगल, नेटफ्लिक्स समेत कई बड़े ब्रांड भी शामिल हैं। जर्मनी के स्पोर्ट्स वियर ब्रांड और दुनिया भर में मशहूर एडिडास ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी खूनी संघर्ष के बीच बड़ा ऐलान किया है। इसके तहत एडिडास ने यूक्रेन पर आक्रमण के खिलाफ प्रतिक्रिया में रूसी फुटबॉल महासंघ के साथ अपनी साझेदारी को निलंबित कर दिया है। जर्मन स्पोर्ट वियर दिग्गज ने 2008 में देश के किट निर्माता के रूप में काम शुरू किया था। 2018 में अपने घरेलू विश्व कप के लिए शर्ट डिजाइन किया था, लेकिन पूर्वी यूरोप में मरने वालों की संख्या बढ़ने के कारण उन्होंने रूसी राष्ट्रीय टीम के साथ अपना समझौता रोक दिया है। एडिडास ने यूईएफए के प्रतिबंध के फैसले के बाद से घोषणा की है। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी आईफोन निर्माता एप्पल ने भी बीते दिनों रूस के खिलाफ कदम उठाते हुए रूसी बाजारों में अपने सभी उत्पादों की बिक्री पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। दिग्गज अमेरिकी टेक कंपनी के प्रवक्ता की ओर से इस संबंध में कहा गया है कि कंपनी ने उत्पादों की बिक्री के साथ ही एप्पल पे और दूसरी सेवाओं को भी सीमित कर दिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन पर हमले ने एशियाई शक्तियों के साथ रूस के संबंधों पर नए सिरे से चर्चा शुरू कर दी है। यूक्रेन पर रूस के छेड़े गए युद्ध के खिलाफ में चीन और भारत दोनों ने रूस की निंदा करने से इनकार कर दिया है। वहीं दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद में महासभा के प्रस्ताव पर मतदान से भी परहेज किया है, जिसमें मॉस्को से यूक्रेन पर हमले को तुरंत रोकने की मांग की गई थी, जबकि दुनिया के दो सबसे बड़ी आबादी वाले दोनों देशों को इस मुद्दे पर बोलने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना करना पड़ रहा है। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और यूरोप में जहां इस हमले को लेकर अपनी तेज प्रतिक्रिया दी है और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए रूस के खिलाफ एक व्यापक वैचारिक लड़ाई शुरू कर दी है, वहीं एशिया की इन दो प्रमुख शक्तियों भारत और चीन ने अपने स्वयं के हितों को ध्यान में रखा है। भारत ने किसी दबाव की परवाह किए बगैर इस मुद्दे पर एक खास रुख अपनाया है, जिसके तहत वह संघर्ष वाले इलाकों में तत्काल युद्ध विराम की अपील कर रहा है। ऐसे में देखना जरूरी होता है कि रूस के साथ चीन और भारत के रिश्ते कैसे हैं।
रूस यूक्रेन पर हमले की तैयारी के मद्देनजर कुछ हफ्ते पहले उसकी सीमा पर अपने सैनिकों की तैनाती कर रहा था, तो जिनपिंग और पुतिन ज्यादा करीब नहीं लग रहे थे। लेकिन जैसे ही बीजिंग विंटर ओलंपिक शुरू हुआ और पुतिन बीजिंग पहुंचे और इस जोड़ी ने कहा कि रूस और चीन के संबंधों की कोई सीमा नहीं है। बीजिंग का विंटर ओलंपिक खत्म होने के तुरंत बाद रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने सोमवार को चेतावनी देते हुए कहा कि रूसी तेल आयात पर प्रतिबंध के विनाशकारी परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि पश्चिमी देश यूक्रेन के जंग के बीच मॉस्को पर और ज्यादा प्रतिबंधों पर विचार कर रहे हैं। रूसी समाचार एजेंसियों द्वारा की गई टिप्पणियों के जवाब में नोवाक ने कहा कि रूसी तेल पर प्रतिबंध से वैश्विक बाजारों में हाहाकार मचेगा और कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि भी होगी। उन्होंने कहा कि कच्चे तेल की कीमत $300 प्रति बैरल के पार कर पहुंच सकती है। नोवाक ने कहा कि यूरोपीय बाजार में रूसी तेल का विकल्प संभव सी बात है। अगर यह प्रक्रिया अपनाई जाती है तो इसमें करीब 1 वर्ष से अधिक समय लगेगा और तब तक यह यूरोपीय उपभोक्ताओं के लिए बहुत अधिक महंगा भी होगा। नोवाक ने कहा कि यूरोपीय राजनेताओं को ईमानदारी के साथ अपने नागरिकों के इस बारे में चेतावनी देनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि रूसी तेल पर प्रतिबंध की बात निश्चित तौर पर अस्थिरता पैदा करने वाली और उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा बोझ उन्हीं पर पड़ने वाला है। उन्होंने कहा कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन परियोजना पर रोक के बदले में रूस भी नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन के माध्यम से आपूर्ति रोक सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वित्त पोषण और आकांक्षात्मक अर्थव्यवस्था विषय बजट के बाद के वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप सभी को बधाई देता हूं। गौरव की बात है कि भारत की वित्त मंत्री भी एक महिला हैं, जिन्होंने इस बार देश को बहुत प्रगतिशील बजट दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश आत्मनिर्भर भारत अभियान चला रहा है। हमारे देश की निर्भरता दूसरे देशों पर कम से कम हो। इससे जुड़े प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग को कैसे विभिन्न मॉडल बनाए जा सकते हैं, इस बारे में मंथन आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में सरकार ने तेज ग्रोथ के साथ मोमेंटम को जारी रखने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। विदेशी पूंजी प्रवाह को प्रोत्साहित करके, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश पर टैक्स कम करके, गिफ्ट सिटी, नए डीएफआई जैसे संस्थान बनाकर हमने वित्तीय और आर्थिक विकास को तेज गति देने का भी प्रयास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की आकांक्षाएं प्रकृति खेती, जैविक खेती से जुड़ी हैं। अगर कोई इसमें नया काम करने के लिए आगे आ रहा है तो हमारी वित्तीय संस्थाएं उसे कैसे मदद करें, इसके बारे में सोचा जाना आवश्यक है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि वह किसी बंकर में नहीं छिपे हैं और तब तक कीव में मौजूद रहेंगे जब तक देशभक्ति से भरे इस युद्ध को जीतने के लिए यह जरूरी नहीं होगा कि किसी तरह की कोई निर्णायक मोड़ जो है वो सामने आए। दुनिया की ज्यादातर बड़ी कंपनियां रूस से नाराज हो चुकी हैं और देश में अपने संचालन पर लगातार रोक लगा रही हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन पर हमले ने एशियाई शक्तियों के साथ रूस के संबंधों पर नए सिरे से चर्चा शुरू कर दी है। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने सोमवार को चेतावनी देते हुए कहा कि रूसी तेल आयात पर प्रतिबंध के विनाशकारी परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त पोषण और आकांक्षाओं अर्थव्यवस्था विषय पर बजट के बाद वेबिनार को संबोधित किया। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। रूस यूक्रेन के बीच तीसरे चरण की बातचीत भी बेनतीजा रही है। दोनों देश संघर्ष विराम के लिए तैयार नहीं है। हालांकि युद्धग्रस्त देशों और क्षेत्रों से आम नागरिकों को निकालने के लिए रूस की ओर से कुछ शहर सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है और इसके बावजूद जंग 13वें दिन में पहुंच चुकी है। इस बीच यूक्रेन की ओर से भी बड़ा दावा किया गया है। यूक्रेनी सेना के खुफिया विभाग की ओर से दावा किया गया है कि दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में उन्होंने रूसी जनरल को मार गिराया है। खास बात यह है कि यह कोई सेना का आम जनरल नहीं है, बल्कि यह पुतिन की सेना का जो है बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी था। हालांकि अभी तक रूस की ओर से इस संबंध में कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है। यूक्रेन की ओर से कहा गया है कि खार्किव में मारे गए रूसी मेजर जनरल की पहचान विटैली
गेरामिसोव के रूप में हुई है। यह वही सैन्य अधिकारी है जिसने क्रीमिया और चेचन की जंग में भी भाग लिया था। यहां तक कि सीरिया के खिलाफ भी इस मेजर जनरल ने रूस की ओर से लड़ाई लड़ी थी। यूक्रेन की जंग जीतने और कीपर कब्जे के लिए अब रूस की ओर से सीरियाई लड़ाके जंग में उतारे जा सकते हैं। पेंटागन की ओर से दावा किया गया है कि रूस सीरियाई लड़ाकों को यूक्रेन भेजने की तैयारी कर रहा है। हालांकि कितने लड़ाके यूक्रेन में जाएंगे इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन यह तय है कि ऐसी ही एक टुकड़ी यूक्रेन में प्रवेश कर रही है। इस लड़ाकों की खास बात यह है कि ये शहरी क्षेत्रों में जंग के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित होते हैं। उधर यूक्रेन के खार्किव में एक परमाणु अनुसंधान केंद्र पर भी हमले की खबर सामने आ रही है। 24 फरवरी से जारी रूस यूक्रेन जंग को मंगलवार को 8 मार्च को 13 दिन हो गए हैं। दोनों ओर से घमासान जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन साफ तौर से कह चुके हैं कि यूक्रेन को लेकर उनके इरादे अटल हैं, उन्हें कोई डिगा नहीं सकता है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी हथियार डालने को तैयार नहीं है। यूक्रेन की सेना विशाल रूसी फौज से लोहा ले रही है। रूस को पस्त करना अब जो है मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसके लिए जीत आसान भी नजर नहीं आ रही है। यूक्रेन की सेना कैसे रूस अलग अलग तरीके से जंग के मोड़ में निर्णायक मोड़ ले रही है, लेकिन महाशक्ति देश रूस बड़ी कामयाबी हासिल अभी तक नहीं कर पाया है। सिवाय व्यापक विध्वंस और हिंसा के यूक्रेन रूस को कड़ी चुनौती दे रहा है। जानकारों को कहना है कि रूसी फौज को तादाद भले ही बड़ी हो, लेकिन यूक्रेन की अच्छी तैयारी, राष्ट्रीय एकजुटता व रूसी गलतियों का करारा जवाब देने की उसकी रणनीति ने उनकी सेना का हौसला बढ़ा दिया है। एक वरिष्ठ फ्रांसीसी सैन्य सूत्र के अनुसार रूसी मूल रूप से बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। किसी मोड़ पर रूसी फौज को फिर से संगठित करना पड़ेगा, लेकिन यह उसकी विफलता का संकेत नहीं होगा। यूक्रेनी सेना के हौसले से पश्चिम के उसके सहयोगी देश खुश नजर आ रहे हैं। ये देश रूस से सीधे पंगा लेने व जंग में कूदने के बजाय यूक्रेन के परोक्ष मदद कर रहे हैं। यूपी चुनाव को लेकर सोमवार को 12 अलग अलग न्यूज चैनलों और एजेंसियों ने एग्जिट पोल जारी किए हैं और इसमें से 11 सर्वे रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सूबे में फिर से भाजपा सरकार बन रही है। सिर्फ देशबंधु की एग्जिट पोल में कहा गया है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अब एक और सर्वे में राज्य में सत्ता परिवर्तन का अनुमान लगाया गया है। पीएम और द पॉलिटिक्स.इन के सर्वे के अनुसार राज्य में इस बार अखिलेश यादव की सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे। सर्वे के मुताबिक समाजवादी पार्टी को 238 सीटें मिल सकती हैं, वहीं भाजपा के खाते में 157 सीटें जाएंगी। बसपा को 6 और कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। अन्य के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। सर्वे का अनुमान है कि 2017 के मुकाबले भाजपा का वोट शेयर भी घट जाएगा। 2017 में भाजपा को 39.67% वोट मिले थे, जो इस बार घटकर 32% रह जाएंगे। वहीं सपा का वोट शेयर 21.82% से बढ़कर 41% तक पहुंचने का भी अनुमान जताया गया है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र भेजकर मतदान के दौरान ईवीएम में कई तरह की खामियां होने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि फतेहपुर में सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होने के बाद बची रिजर्व और अतिरिक्त ईवीएम व वीवीपैट मशीनों का रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा है। शेष ईवीएम वीवीपैट मशीनें किस स्ट्रांग रूम में राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों के सामने सील भी नहीं की गई है। इससे दुरुपयोग की आशंका बढ़ गई है। इसी तरह बस्ती में स्ट्रांग रूम के पास प्रत्याशियों के नाम की पर्चियां फेंके व जलाए जाने, फॉर्म 17 की प्रतियां फेंके जाने और ईवीएम के सील टैग की बड़ी संख्या में फेंके जाने, जलाए जाने की शिकायत भी मिली है। स्ट्रांग रूम के आगे व पीछे बड़ी संख्या में झाड़ियां हैं और इससे वहां गड़बड़ी की आशंका जताई गई है। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सीतापुर, मुजफ्फरनगर सहित कई जिलों में कार्यरत पुलिसकर्मियों से मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड व हस्ताक्षर युक्त फोटो जमा कराए जाने और उसके आधार पर उनके पोस्टल मतों का दुरुपयोग किए जाने की आशंका है। सपा ने 7वें चरण में कई स्थानों पर ईवीएम में गड़बड़ी होने के आरोप भी लगाया है। इधर संबंध में चुनाव आयुक्त को पत्र भी भेजा गया है। इसमें बताया गया है कि मतदान के बूथ संख्या 154 पर बटन दबाने में कई बार लोगों को दिक्कत हुई और इसकी शिकायत जो है चुनाव आयोग को तत्काल की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेंगलुरु में आयोजित इंडिया ग्लोब फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन में आरबीआई की डिजिटल करेंसी को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि डिजिटल रुपया केंद्रीय बैंक के परामर्श के बाद लिया गया सचेत निर्णय है। हम इसमें स्पष्ट लाभ देखते हैं। डिजिटल रुपए पर एक सवाल के जवाब में सीतारमण ने कहा कि हम चाहते हैं कि आरबीआई डिजिटल रुपया को जिस तरह से चाहे डिजाइन करे, लेकिन ये संभावना पूरी है कि केंद्रीय और बैंक की डिजिटल मुद्रा इसी साल लॉन्च होगी। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के मतदान संपन्न हो चुके हैं और अब इसके नतीजे भी आने
वाले हैं, लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में मतगणना को लेकर एक याचिका दायर की गई है। या इस याचिका में मतगणना की शुरुआत में ही वीवीपैट पर्चियों के मिलान की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बुधवार यानी कि कल सुनवाई करेगा। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि परसों मतगणना है, इसलिए देखना होगा कि इस मामले में अब कोई नया आदेश दिया जा सकता है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने इस मामले में चुनाव आयोग को जानकारी दे दी है, हालांकि हम उसके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल अभी तक ईवीएम वोटों की मतगणना के बाद वीवीपैट पर्चियों का मिलान किया जाता था। पांचों राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब में 10 मार्च को विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं और इन सभी राज्यों में मतदान हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में जहां 7 चरणों में, तो मणिपुर में 2 चरणों में मतदान हुआ था, वहीं पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में एक ही चरण में मतदान संपन्न हुआ था। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि वह किसी बंकर में नहीं छिपे हैं और तब तक कीव में मौजूद रहेंगे जब तक देशभक्ति से भरे इस युद्ध को जीतने के लिए यह जरूरी नहीं होगा कि किसी तरह की कोई निर्णायक मोड़ जो है वो सामने आए। दुनिया की ज्यादातर बड़ी कंपनियां रूस से नाराज हो चुकी हैं और देश में अपने संचालन पर लगातार रोक लगा रही हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन पर हमले ने एशियाई शक्तियों के साथ रूस के संबंधों पर नए सिरे से चर्चा शुरू कर दी है। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने सोमवार को चेतावनी देते हुए कहा कि रूसी तेल आयात पर प्रतिबंध के विनाशकारी परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त पोषण और आकांक्षाओं अर्थव्यवस्था विषय पर बजट के बाद वेबिनार को संबोधित किया। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। विधानसभा चुनाव की मतगणना से ठीक पहले पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की सक्रियता के सियासी मायने टटोले जा रहे हैं। देहरादून पहुंचकर पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय से जिस अंदाज में डॉक्टर निशंक ने मंत्रणा की, ये सबकी निगाहें अब दोनों दिग्गज नेताओं की जुगलबंदी पर टिक गई हैं। सियासी हलकों में चर्चा है कि दोनों नेताओं की जुगलबंदी प्रदेश की सियासत में कोई ना कोई गुल जरूर खिलाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से विदा होने के बाद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की राजनीतिक सक्रियता का इंतजार हो रहा था। स्वास्थ्य कारणों की वजह से मुख्यधारा की राजनीति में अपने मिजाज के हिसाब से सक्रिय नहीं दिखे थे, लेकिन मतगणना से ठीक पहले उनकी सक्रियता ने सबका ध्यान खींचा है। हो सकता है कि यह सहयोग हो, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की है और फिर नई दिल्ली से लौटने के बाद राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मिले हैं, सियासी हलकों में उसके बाद जो है चर्चाएं गर्म हो गई हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी देहरादून पहुंचे। उन्होंने पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की, फिर इसके बाद निशंक से उनके आवास पर मिलने पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच हुई मंत्रणा से सियासी हलकों में ही नहीं, कांग्रेस में भी हलचल शुरू हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज झारखंड कांग्रेस की विधायक अंबा प्रसाद घोड़े पर सवार होकर विधानसभा पहुंची। 32 वर्षीय अंबा प्रसाद झारखंड के रामगढ़ जिले के बड़काव गांव विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। इस खास मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि महिला में दुर्गा और झांसी की रानी होती है, इसलिए हर चुनौती का डटकर सामना करें। अंबा प्रसाद के पिता का नाम योगेंद्र साहू और निर्मला देवी उनकी मां का नाम है। वह झारखंड विधानसभा की सबसे युवा विधायक हैं। उन्होंने अपनी मैट्रिक्स की परीक्षा 2007 में कॉर्मेल बालिका स्कूल दिल्ली से पास की है। इसके बाद साल 2009 में डीएवी पब्लिक स्कूल हजारीबाग से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। 2014 में जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस से पीजीडीएम किया है और इसके बाद उन्होंने 2017 में बीयू हजारीबाग से एलएलबी की डिग्री भी प्राप्त की। अंबा के पिता बड़गांव गांव विधानसभा 2009 उन्होंने चुनाव जीता था और इस जीत के बाद उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था। सोनाक्षी सिन्हा एक आज आधिकारिक बयान जारी कर
अपने ऊपर लगे आरोपों को उन्होंने सच बताया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा था कि अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता के मुताबिक सोनाक्षी को दिल्ली में एक इवेंट के लिए 28 लाख रुपए एडवांस में दिए गए थे, जहां उन्हें बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित होना था। हालांकि अभिनेत्री इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई और उन्होंने इसके लिए अग्रिम भुगतान लिया है। रिपोर्ट्स में अभी दावा किया जा रहा है कि अभिनेत्री को अगले महीने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है। सोनाक्षी सिन्हा ने मंगलवार को आधिकारिक बयान जारी कर इन सब खबरों को फेक बताया है। अभिनेत्री कहती है कुछ दिनों से बिना किसी सत्यापन के मेरे खिलाफ मीडिया में गैर जमानती वारंट जारी होने की अफवाहें चल रही हैं, पूरी तरह से काल्पनिक है। यह एक दुष्ट व्यक्ति का काम है जो मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। मैं सभी पत्रकारों, समाचार संवाददाताओं से अनुरोध करती हूं कि इस फर्जी खबर को प्रकाशित ना करें, क्योंकि मेरे खिलाफ अफवाहें फैलाने वाला व्यक्ति केवल पब्लिसिटी स्टंट हासिल करने के लिए सब कुछ कर रहा है। अभिनेत्री ने आगे कहा कि यह आदमी पब्लिसिटी हासिल करने के लिए कोशिश कर रहा है और मीडिया में इन दुर्भावपूर्ण लेखों को प्रकाशित करवाकर मेरी प्रतिष्ठा पर हमला कर रहा है। भारतीय टेलीकॉम मार्केट में फिलहाल 3 ही कंपनियों का कब्जा है और ये तीनों कंपनियां जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया निजी कंपनियां हैं। सरकारी कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड की हालत बहुत ही खराब है, लेकिन बीएसएनएल के दीवानों की संख्या कम नहीं है। अभी भी यदि बीएसएनएल की वापसी होती है तो उसे लोग हाथों हाथ लेंगे। बीएसएनएल के प्लान के साथ अन्य कंपनियों की तरह अनलिमिटेड कॉलिंग डेटा की सुविधा मिलती है। बीएसएनएल के प्लान के साथ जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की तरह ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। आज हम बीएसएनएल के कुछ 4G प्लान्स के बारे में लोगों के बारे में अवगत उन्हें कराया गया है। हालांकि बीएसएनएल की 4G सर्विस फिलहाल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोलकाता, केरल और महाराष्ट्र में ही है। बीएसएनएल का पहला प्लान STV 298 रुपए, जिसकी कीमत 258 रुपए है। इस प्लान के साथ 56 दिनों की लोगों को वैधता भी मिल रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि वह किसी बंकर में नहीं छिपे हैं और तब तक कीव में मौजूद रहेंगे जब तक देशभक्ति से भरे इस युद्ध को जीतने के लिए यह जरूरी नहीं होगा कि किसी तरह की कोई निर्णायक मोड़ जो है वो सामने आए। दुनिया की ज्यादातर बड़ी कंपनियां रूस से नाराज हो चुकी हैं और देश में अपने संचालन पर लगातार रोक लगा रही हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन पर हमले ने एशियाई शक्तियों के साथ रूस के संबंधों पर नए सिरे से चर्चा शुरू कर दी है। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने सोमवार को चेतावनी देते हुए कहा कि रूसी तेल आयात पर प्रतिबंध के विनाशकारी परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त पोषण और आकांक्षाओं अर्थव्यवस्था विषय पर बजट के बाद वेबिनार को संबोधित किया।